हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन पंचनामा में आपका स्वागत है। और पंचनामा में आपको बताएंगे कैसे दिल्ली वालों पर पड़ने वाली है चौतरफा टैक्स की मार। दिन की हर बड़ी खबर होगी और इन बड़ी खबरों में आधे हिंदुस्तान पर वो जो बाढ़ बारिश की मार पड़ रही है ना, वो भी बताएंगे आपको विस्तार से। बिल्कुल रोमाना, साथ ही हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की किस मांग को हिंदुस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया है। बिल्कुल शोभना, इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आईपीएल में चीन ने चोर दरवाजे से कर ली है एंट्री। ये तमाम खबरें तो शगुन हम दिखाएंगे ही। पंचनामा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि आईपीएल 2020 के लिए चाइनीज कंपनी वीवो की जगह नए टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान हो गया है। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि चीनी कंपनी ने आईपीएल में बैकडोर से एंट्री कर ली है। ड्रीम 11 को आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। ड्रीम 11 में चीनी कंपनी का निवेश है। वीवो तो हट गया, लेकिन ड्रीम 11 आ गया। बैकडोर से एंट्री हुई है चीनी कंपनी की। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पहले यह माना गया था कि वीवो आईपीएल से बाहर हो गया, यानी कि यह एक बहुत बड़ा संदेश था कि किस तरीके से चीन को हर मोर्चे पर घेर करके जवाब दिए जाने का क्रम चल रहा है। लेकिन अब ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप मिली है, जिसमें चीनी कंपनी का निवेश है। यह ड्रीम 11 आप देख रहे हैं, 222 करोड़ में यह स्पॉन्सरशिप मिली है। यह देखिए, आईपीएल के लिए जो बोली लगी उसमें ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप मिली है 222 करोड़ रुपए में। यानी कुल मिलाकर के ढाक के तीन पात वाली कहावत यहां चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। वीवो बाहर, लेकिन ड्रीम 11 अंदर। और ड्रीम 11 अंदर होने का मतलब भी है चीनी कंपनी, क्योंकि चीनी कंपनी का निवेश है ड्रीम 11 में। आईपीएल के नए स्पॉन्सर का ऐलान हो गया है, लेकिन जिस तरीके से समझा जा रहा था कि वीवो को बाहर करके चीन को एक बड़ा संदेश देने का काम किया गया है, तो यह कहा जा सकता है कि बिग बैकडोर से एंट्री हुई है चीनी कंपनी की। स्पॉन्सरशिप के जरिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को मिली है। चीनी कंपनी का ड्रीम 11 में निवेश है और इस तरीके से ये जो राइट खरीदे गए हैं 222 करोड़ में, कहा जा सकता है कि वीवो भले ही बाहर हो गई हो, लेकिन ड्रीम 11 का नकाब पहनकर एक बार फिर चीनी कंपनी टाइटल स्पॉन्सरशिप ले उड़ी है आईपीएल की। 222 करोड़ में ये टाइटल स्पॉन्सरशिप ली गई है। इसकी बोली लगी थी 222 करोड़ में, ये ड्रीम 11 के नाम हुई और ड्रीम 11 को आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई है। अब देखना यह है कि इस पर अगली कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि बाकायदा नियम के मुताबिक ये टाइटल स्पॉन्सरशिप ली गई है। चीनी कंपनी के निवेश की बात सामने आने के बाद अब इस पर क्या रिएक्शंस आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। ड्रीम 11 को इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। ड्रीम 11 ने 222 करोड़ में स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे हैं। वीवो एक साल के लिए 440 करोड़ रुपए देता था। वीवो के 440 करोड़ से इस बार बीसीसीआई को 218 करोड़ कम मिले हैं। लेकिन इस घाटे में भी फायदा है, क्योंकि कोरोना की वजह से आई मंदी की वजह से वीवो ने इस साल बीसीसीआई को 200 करोड़ देने की बात कही थी। ड्रीम 11 से बीसीसीआई को 222 करोड़ मिल गए, यानी बोर्ड को 22 करोड़ का फायदा हुआ। दर्शकों को बता दें कि ड्रीम 11 भारतीय की ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है। आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से वीवो को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो चीनी कंपनी थी। डोकलाम में तनाव के बीच भारत में एंटी चीन सेंटीमेंट थे। लेकिन क्या आपको पता है कि आईपीएल का जो नया स्पॉन्सर ड्रीम 11 बना है, उसमें भी चीनी कंपनी का निवेश है। ड्रीम 11 में 14% शेयर चीन की कंपनी टेंसेंट का है। ड्रीम 11 8,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब इसमें चीन का 1133 करोड़ रुपए का निवेश है। मतलब साफ है कि चीन ने आईपीएल में सीधे सीधे नहीं तो बैकडोर से एंट्री ले ली। लेकिन अब कटघरे में तो बीसीसीआई है, क्योंकि सवाल तो उठेंगे, क्या बीसीसीआई ने ड्रीम 11 में निवेशकों के बारे में जानकारी नहीं ली? क्या बीसीसीआई के लिए आईपीएल देश से पहले आता है? क्या बीसीसीआई कोरोना काल में हुए घाटे की भरपाई इस तरह करेगी? अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। बायकॉट चाइना के माहौल के बीच चीन के सरकारी बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीद ली है। चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने आईसीआईसीआई बैंक पर हिस्सेदारी खरीद ली है। हालांकि अभी चीन की बैंक की ओर से जो निवेश किया गया है, उसकी राशि बेहद कम है। चीन के केंद्रीय बैंक ने आईसीआईसीआई में महज 15 करोड़ रुपए का निवेश किया है और ये निवेश क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए हुआ है। पिछले साल मार्च में चीन के केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी में अपना निवेश बढ़ाकर 1% से ज्यादा किया था। तब इस पर काफी हंगामा भी हुआ था। अब चीन विरोधी माहौल के बीच विवाद होना तय माना जा रहा है। बड़ा और देखिए, चीनी नागरिक चालीपेंग मामले में पूरी साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। दर्जनों फर्जी कंपनियों के जरिए भारत में हवाला कारोबार चलाता था ये चीनी नागरिक।
1000 करोड़ के हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 2 दर्जन से ज्यादा फर्जी कंपनी का पता चला है। अलीगढ़ का रहने वाला राहुल कुमार इनमें से 2 फर्जी कंपनी में डायरेक्टर है और 2 कंपनी में शेयर होल्डर भी है। एबीपी न्यूज की टीम जब राहुल के घर पहुंची तो पता चला कि उसके पिता किसान हैं। बेहद छोटा 2 कमरों का घर है। मालूम तब पड़ा है जब आप लोग यहाँ आए, आप ही ने हमको बताया, आप जैसे और लोग आए हैं उन्होंने हमको बताया है कि तुमको पता है तुम्हारा बेटा 2 कंपनियों का डायरेक्टर है। भैया मैंने कहा हमें नहीं पता डायरेक्टर किसे कहते हैं, क्या बीमारी। पिता को शक है कि राहुल के डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल कर कंपनियां बनाई गई हैं। फिलहाल राहुल कहां है ये पिता को नहीं पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात सुशांत मामले की। सुशांत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपनी चुप्पी तोड़ी है। रिया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। सुशांत केस की जांच कर रही ईडी 2 बार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है और लगातार आरोपों के बीच रिया ने फिर से सफाई दी है। वकील की ओर से जारी बयान में रिया ने कहा कि मुंबई पुलिस ईडी ने सभी दस्तावेजों की जांच की, मेरे खिलाफ कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला। साथ ही रिया ने कहा कि किसी तीसरी एजेंसी से भी जांच को तैयार हूँ। रिया ने कहा कि सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप पूरी तरह से गलत है और उनके परिवार पर लगाए गए आरोप आधारहीन है। रिया ने कहा कि मौत के 40 दिन बाद आरोप लगाना बकवास है। मेरी खामोशी कमजोरी नहीं, सच नहीं बदलता। इसके साथ रिया ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो आदित्य ठाकरे से मिली भी नहीं है। तो रिया की सफाई आपने सुनी। अब रिया की सफाई पर सुशांत के पिता के वकील ने सवाल उठाए हैं। विकास सिंह ने कहा है कि रिया खुद को क्लीन चिट नहीं दे सकती। आदित्य ठाकरे का तो हमारे कंप्लेंट में भी कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मैं क्यों बोलने जाऊंगा। अगर नहीं जानती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानती है मतलब वो जानती है नहीं जानती है, वो बोल क्यों रही है। हमने एफआईआर में या कोई परिवार की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है जो हमने कहा है कि आदित्य ठाकरे का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो पता नहीं कि जैसे कहते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, आप बोल क्यों रही हैं अपनी तरफ से। आदित्य ठाकरे जस्ट कुछ मीडिया चैनल चला रहे हैं या कुछ लोगों ने बोल दिया, इसमें उनको डिनाइल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि परिवार की तरफ से तो कभी कोई ऐसा कोई एसोसिएशन होने की कोई बात नहीं कही गई है। देखिए, इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सुशांत और रिया चक्रवर्ती की विदेश यात्रा भी ईडी की जांच के दायरे में है और इसकी जांच के लिए विदेशी जांच एजेंसियों की मदद भी ली जा सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सुशांत और रिया ने एक साथ 25 दिन लगातार विदेश यात्रा की थी। इस दौरान ये लोग फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, दुबई होते हुए वापस भारत आए थे। ये विदेश यात्रा 3 अक्टूबर 2019 से 28 अक्टूबर 2019 तक लगातार की गई थी। इस दौरान 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक स्विट्जरलैंड में रहे। 11 अक्टूबर को एक दिन के लिए फ्रांस में रुके। 12 अक्टूबर को एक दिन के लिए वापस स्विट्जरलैंड लौटे। 13 से 21 अक्टूबर को रिया सुशांत इटली में रुके। 21 से 27 अक्टूबर तक दोनों ऑस्ट्रिया में रहे। 28 अक्टूबर को दोनों दुबई आए, वहां से भारत लौटे। ईडी जानना चाहता है कि इस लंबी विदेश यात्रा का मकसद क्या था। क्या इस यात्रा का मकसद सिर्फ घूमना था या ये कोई बिजनेस यात्रा थी। ये भी पता लगाया जा रहा है कि यात्रा के दौरान कितना पैसा लेकर गए थे और कितने पैसे खर्च हुए। 25 दिनों की लंबी अवधि के दौरान किस किस से मिले, क्या विदेश में कोई बैंक खाता खोला या कोई कंपनी बनाई गई, क्या ये कोई पैकेज टूर था या प्राइवेट, क्या विदेश में किसी से कोई पैसा मिला था। सुशांत मामले में मुंबई पुलिस के बाद ईडी की जांच भी जारी है और इस बीच सुशांत केस में परिवार वाले अब गवाहों को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। सुशांत केस का सच अभी सामने आना बाकी है। सीबीआई जांच को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस बीच सुशांत के परिवार को गवाहों की सुरक्षा का डर सताने लगा है। जिस तरह से मुंबई में हर कुछ चल रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं, अभी भी डिमांड जरूर करते हैं कि जो गवाह सामने आ रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ ना किया जाए। और इन तमाम चीजों के लिए सीबीआई का सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक्शन में आके काम शुरू कर दे। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह भी परिवार वालों के इस डर को सही मान रहे हैं। आप जितना ज्यादा उस कड़ी को आप जोड़ते जाएंगे और जितने लोग इसमें विटनेसेस बनने का चांस रहेगा, उतना ज्यादा खतरा भी होता रहेगा कि विटनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए या विटनेस को एलिमिनेट करने के लिए। इस बीच ये भी जान लीजिए आप कि सुशांत के पिता केके सिंह साहब से कल ईडी ने पूछताछ की और इस पूछताछ के बाद अब रिया से फिर से पैसों को लेकर सवाल जवाब हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ में सुशांत के पिता ने पैसे को लेकर जानकारियां ईडी से साझा की। ईडी ने सुशांत के पिता से 15 करोड़ के आरोपों को लेकर सवाल जवाब किए। ईडी ने पूछा कि आखिर उन्हें सुशांत के खातों में 15 करोड़ रुपए की जानकारी कैसे है और क्या उनके पास से लेकर कोई सबूत है। क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रहा है, तो ऐसे में केस सिर्फ यहीं खत्म हो जाता है कि सुशांत के खाते से या सुशांत के पास से रिया के पास कितने पैसे गए हैं। बल्कि अब रिया के खाते में पिछले साल 2 साल के दौरान जितने भी पैसे आए हैं, उन सब का हिसाब रिया को देना होगा।
जांच एजेंसी ये देखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा सुशांत के पास से रिया के पास न पहुंचकर बल्कि किसी और कंपनी या शख्स के माध्यम से रिया तक पहुंचा हो सकता है कैश निकाला गया हो, वो गया हो, या और इस तरह का कोई तरीका हो, कोई चैनलाइज किसी कंपनी के थ्रू गया हो। लेकिन उसके अलावा भी इनके अकाउंट में जो भी पैसा आया है इस दौरान में, वो सारे पैसे इनको जस्टिफाई करने पड़ेंगे कि लीगल सोर्स क्या है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाती हैं तो वो लॉन्डर्ड मनी ही माना जाएगा। तो सुशांत के पिता के वकील का साफ साफ कहना है कि रिया अपने आप को क्लीन चिट कैसे दे सकती है। सुशांत की मौत के बाद एम्बुलेंस को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, सच्चाई क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच दावा किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के दिन सोसाइटी में 2 एम्बुलेंस दाखिल हुई थी, जिसके आधार पर कुछ लोगों ने साजिश का शक जताया। एबीपी न्यूज ने इन दावों की पूरी पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि सुशांत की मौत के बाद 2 एम्बुलेंस लाए जाने के दावों में कितनी सच्चाई है और अगर ये दावा सच है तो इसकी वजह क्या है। इसकी जाँच के लिए एबीपी न्यूज एम्बुलेंस के मालिक तक पहुँचा, जिसने इस दिन की पूरी सच्चाई बताई। जो व्हीलचेयर का जो पहिया है वो खराब हो चुका था और वो टूट गया, अपना चल नहीं पा रहा है और उनका लंबाई भी बहुत ज़्यादा था। मैं जो ऊपर जाके देखा हो तो लंबाई वगैरह बहुत ज़्यादा था। तो मैंने हमारे दूसरे ड्राइवर है आरिफ भाई, उनको मैंने बोला आप नया वाला अपना जो है लेटेस्ट गाड़ी वो लेके आ जाओ, उसमें सब ओके है गाड़ी का, वो लेके आ। तब ये गाड़ी हमने वो बुला के लिए थी। और अब खबर एक और विवाद की। देखिए, अभिनेता आमिर खान की टर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात के बाद देश में विवाद बढ़ता जा रहा है। लाल सिंह चड्ढा फिल्म की शूटिंग के लिए गए आमिर टर्की पहुंचे थे, लेकिन अब यही यात्रा आमिर खान की टेंशन बन गई है। फिल्म का बॉयकॉट करने की भी मांग सोशल मीडिया पर जोर पकड़ी तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। पहले बीएचपी जैसे हिंदूवादी संगठनों ने आमिर को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया और फिर बीजेपी नेता भी इसमें उतर पड़े। जो कंट्री पाकिस्तान के समर्थन में है, इस मुद्दे पर भारत के विरोध में है, उस कंट्री के राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर खान का मिलना स्वतंत्रता दिवस पर मैं समझता हूं ये पूरे देश को बहुत आपत्तिजनक लगा है, मुझे भी आपत्तिजनक लगा है, ये गलत है। पूरे विवाद के बाद कांग्रेस के नेता आमिर खान के बचाव में इसे और उसे धर्म के एंगल से जोड़ दिया और एक कल्चरल ट्रूप लेके वो वहाँ गए हैं और वहाँ के जो भारतीय दूतावास है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है और ये कुछ लोग यहाँ बैठकर निंदा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए उनका नाम आमिर खान है। एक और अहम खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की याचिका ठुकरा दी है। पीएम केयर्स फंड के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का पैसा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंड हैं। साथ ही कहा है कि कोई व्यक्ति एनडीआरएफ में कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो उस पर भी पाबंदी नहीं है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि नई आपदा राहत योजना की जरूरत नहीं है। दरअसल सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एनजीओ ने इस मामले में याचिका लगाई थी। सीपीआईएल का कहना था कि पीएम केयर्स फंड बनाकर सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून की अनदेखी की है। ऐसे में पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है। हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है और अभी तक एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की किसी को तथ्यों के साथ हिम्मत नहीं। अब बाकी कुछ लोग अपना बोलते रहते हैं तो छोड़िए, उसके बारे में क्या कहना है। नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, इसे जनता का आशीर्वाद मिलता है और वही ईमानदारी पीएम केयर फंड में भी दिखाई पड़ती है। तो चूंकि ये बहुत दिनों से चल रहा था, कई हाईकोर्ट में केस फाइल करवाए गए पीएम केयर फंड के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करवाए गए। इसके पीछे राहुल गांधी की टिप्पणी होती थी, परिवार के लोगों की टिप्पणी होती थी और बहस करने वाले और पिटिशनर भी वही थे जिनका सरकार से विरोध रहता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की। मध्य प्रदेश के मंडला से शुरुआत करते हैं, जहां सैलाब में बहकर आ रही लकड़ी हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। ये तस्वीरें किसी को भी हैरान कर देंगी। नदी पूरी गर्जना के साथ गुजर रही है। कुछ लोग पुल से लटके हुए हैं और नदी में हाथ डालकर बाढ़ में बहकर आती लकड़ी पकड़ रहे हैं। महज लकड़ी के लिए ये लोग अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं। उन्होंने पुल की रेलिंग पर रस्सा बांधा हुआ है, रस्से के सहारे पुल पर लटके हुए हैं।
एक हाथ में रस्सा पकड़े हैं और एक हाथ में उफनती नदी में बहकर आ रही लकड़ी पकड़ रहे हैं। 8 से ज्यादा लोग कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। जरा सा हाथ छूटा तो इस उफनती नदी में कहां गुम हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये हैरान कर देने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश की मंडला की है। जबलपुर रायपुर सड़क पर बंजर नदी के पुल पर ये सारा मजमा जुटा है, लेकिन इन्हें कोई रोकने वाला नहीं, इन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। क्या इनकी जान की कीमत लकड़ी से सस्ती है? तो मध्य प्रदेश के मंडला की तस्वीरें आपको दिखाई। और मध्य प्रदेश के डिंडोरी में गांव के बीच बहता हुआ सैलाब देखिए। अजब एमपी की कई गजब कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन ऐसी तस्वीरें तो यकीनन आपने नहीं देखी होगी। गांव के बीचों बीच बहते इस सैलाब को देखकर यकीन करना मुश्किल है। नजारा एमपी के डिंडोरी का है और सैलाब ऐसा है मानो अपने साथ ही सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। मकानों और दुकानों में पानी भर चुका है, सड़कें समंदर बन चुकी हैं, सड़कों पर करीब 5 फीट पानी जमा हुआ है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से चकरार नदी अपने मनमानी पर उतर आई है। नदी अपने इलाके को छोड़ गांव के बीच से बहना शुरू हो गई है। तबाही का ये मंजर डिंडोरी के बजाग तहसील मुख्यालय का है, जहां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 9 पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। नदी के बढ़ते जल स्तर से गांव में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ के कारण कई लोग घरों में फंस गए थे, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घर से बाहर निकाला गया। हाईवे बंद होने से सड़क पर गाड़ियों की कतार भी लग चुकी है। अब आपको मध्य प्रदेश की कटनी लेकर चलते हैं। वहां भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी में नहा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर युवक उफनती नदी में नहा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी बाज नहीं आ रहे और नदी के बीच में नहाने जा रहे हैं और फिर खुद को फंसता देख जैसे तैसे बाहर आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए। कुछ युवक तेज रफ्तार से बह रही नदी को पार कर रहे हैं, साथ में एक महिला भी है। जरा सी चूक इनकी जिंदगी पर खतरा खड़ा कर सकती है, पर ये लोग हर रोज ऐसे ही नदी को पार करते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी की हैं। भारी बारिश के बाद नदी ने प्रचंड रूप धारण किया हुआ है, लेकिन ये लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। शर्मनाक ये है कि प्रशासन भी इन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। अब उत्तराखंड के जोशीमठ की बात करते हैं, जहां प्रशासन की अनदेखी से लोग लकड़ी की बल्लियों पर जान हथेली पर लेकर चलने को मजबूर हैं। पहाड़ी नदी का विकराल रूप और नदी पर 3 बल्लियां डालकर उसे पार करने की कोशिश करते ये लोग। जरा सी चूक हुई तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन ये लोग मजबूरी में जान हथेली पर लेकर इसी तरह उफनती नदी को पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ के अरूसी गांव की हैं। गांव के लिए जाने वाला पैदल पुल पहले ही बह चुका है। लोगों के पास आने जाने का कोई जरिया नहीं बचा, तो इस प्रचंड रूप से बहती हुई नदी में लकड़ी की 3 बल्लियां डाली गईं और फिर तमाम खतरे को उठाते हुए नदी पार की जा रही है। क्योंकि तमाम रास्ते कट गए, कोई सुनने या देखने वाला नहीं है, तो लोग खुद खतरा उठाकर आवाजाही कर रहे हैं। और अब मौसम की मार की अगली खबर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड से चमोली में आपदा पर आस्था भारी नजर आई। उफान मारती नदी के बीच भक्तों की टोली माता नंदा की डोली लेकर निकली। पहाड़ों में जोखिम भरे रास्तों को पार कर भक्त आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की है, जहां नंदा लोकजात पर्व चल रहा है और भक्त नंदा देवी के मंदिर सिद्धपीठ कुरूड़ से मां नंदा की डोली लेकर कैलाश तक जा रहे हैं। चमोली में तेज बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से इस यात्रा में भक्तों को दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन हर साल ये श्रद्धालु मां नंदा की डोली लेकर जाते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का हाल भी देख लीजिए। भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। गलियों में तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि मानो नदी ही सड़क पर आ गई हो। अब रिहायशी इलाकों की इन तस्वीरों को देखिए। घरों के सामने पानी की प्रचंड धारा बह रही है। शहर के तमाम इलाके, दफ्तर और यहाँ तक कि अस्पताल में इन दिनों पानी में डूबे हुए हैं।
लगातार हो रही बारिश ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का बुरा हाल कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी यहाँ फिर से तेज बारिश हो सकती है, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड के बाद अब बात असम की। असम में पिछले दिनों ब्रह्मपुत्र नदी ने कहर बरपाया हुआ था, लेकिन अब दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। असम के लखीमपुर इलाके में सिंगारा नदी के स्रोत रूप ने लोगों को डरा दिया है। नदी में अचानक पानी बढ़ने से लखीमपुर में हालत काफी खराब है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, फसलों को भारी नुकसान हुआ है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक लखीमपुर, धेमाजी और बक्सा बाढ़ की चपेट में है। लखीमपुर में बाढ़ से करीब 10,000 लोग प्रभावित हैं, वहीं बाकी 2 जिलों में करीब 2,000 लोगों को नुकसान हुआ है। 3 बाढ़ प्रभावित जिलों में 28 गांव और 1,535 हेक्टेयर फसल जलमग्न है। पूरे असम में बाढ़ और भूस्खलन से इस साल करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, बात अगर यूपी की करें तो यूपी के 40 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव में मकान बाढ़ की भेंट चढ़ रहे हैं। देखते ही देखते चंद सेकंड में इमारत भर भरा कर गंगा नदी में गिर गई। तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर के राजघाट की हैं। नदी के तेज बहाव में इस बिल्डिंग की बुनियाद कटती गई और आखिरकार वो ऐसी धंसी कि नदी में समा गई। बताया जा रहा है कि ये बाढ़ राहत गोदाम था, जिसमें रखा लाखों रुपए का सामान भी बह गया। बुलंदशहर में ये इमारत गंगा नदी में बह गई तो बहराइच में घाघरा नदी ने तबाही मचा दी। बहराइच के 80 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कई गांवों का संपर्क तटबंधों से पूरी तरह टूट गया है। पूरे जिले में बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हजारों बीघा फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। नेपाल ने डैम से पानी छोड़ा है, इसलिए बहराइच में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी के गोंडा में भी घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। कई गांव में पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया है। किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। रास्ते पर गाड़ी की जगह अब नाव दिख रही है। ये गोंडा का हाल देखा आपने, अब आपको कर्नाटक के उत्तरी इलाकों का हाल दिखाते हैं, जहां बाढ़ से बुरा हाल है। तुंगभद्रा, अलमाती और नारायणपुरा बांध से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इस पानी से कर्नाटक की कृष्णा और महाप्रभा नदी उफान पर आ गई है। बागलकोट में नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। बेलगाम के खानापुर के करीब 50 गांव जिले से कट चुके हैं। घर पानी में डूबे हुए हैं और अब तो भगवान का मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। कर्नाटक के गदग, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, बागलकोट, हुबली में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिवमोगा, दावनगिरे, हावेरी, विजयपुरा, बागलकोट, कोप्पल, बेल्लारी में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। रायचूर और यादगिरी में भी बाढ़ के हालात बन रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्य के अधिकारियों ने बांध से पानी छोड़ने पर बैठक की और बांध के लेवल को बनाए रखने की सहमति जताई है। और अब दिन की एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। फेसबुक पर विवाद की गूंज संसद की स्थायी समिति में भी सुनाई दे रही है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विरोधी आमने सामने आ गए। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने हेट स्पीच मामले में फेसबुक के अधिकारियों से पूछताछ का ऐलान किया, जिसका कई सांसदों ने समर्थन भी किया। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया। समिति के अध्यक्ष को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो समिति के सदस्यों से चर्चा किए बगैर एजेंडा तय कर दे। शशि थरूर राहुल गांधी का एजेंडा चलाना बंद करें। खबर ये भी है कि निशिकांत दुबे समेत समिति में शामिल एनडीए के सभी सदस्य लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। चिट्ठी के जरिए एनडीए सांसद इस मामले में शशि थरूर की शिकायत स्पीकर से करेंगे। हालांकि विरोधी दल शशि थरूर की मांग का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि फेसबुक पर लगे आरोपों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। हमारे मुल्क ने बहुत कुछ झेला है बीते कुछ वर्षों में, और उसमें इस तरह के प्लेटफॉर्म से जो उम्मीद थी वो उस उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। जाहिर तौर पर शशि थरूर जी का जो कहना है अकाउंटेबिलिटी कहीं तो जाकर के तय होगी, उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि ये उस बयान को देखा जाना चाहिए। देखिए, सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा की जो समिति है फेसबुक अधिकारियों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मोनी कमेटी ने फेसबुक को समन जारी करने का फैसला किया है और मुद्दा बनाया है दिल्ली चुनाव के दौरान हेट स्पीच का। आप विधायक राघव चड्ढा इस कमेटी के चेयरमैन हैं, जिनकी ओर से फेसबुक अधिकारियों को ये नोटिस भेजा जाएगा। कंप्लेंट्स
दिल्ली विधानसभा की कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी के पास आई हैं। इस कमेटी के तमाम सदस्यों ने उन सारी जो कंप्लेंट्स हैं उनका गंभीर संज्ञान लिया है और गंभीर संज्ञान लेने के बाद इस कमेटी की पूरी कार्रवाई को शुरू किया गया है। समिति की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषण के बावजूद फेसबुक ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस सिलसिले में समिति फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास से पूछताछ कर सकती है। और हम आपको ये बता दें कि फेसबुक पर लगे आरोपों की जांच के लिए अब कांग्रेस ने मार्क जुकरबर्ग को भी चिट्ठी लिखी है। हेट स्पीच पर पार्टी के हिसाब से कार्रवाई को लेकर कांग्रेस फेसबुक की नीतियों पर सवाल उठा रही है। अब कांग्रेस के संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा गया है कि फेसबुक मुख्यालय को एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करनी चाहिए और 2 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। कांग्रेस की ओर से ये मांग भी की गई है कि 2014 के बाद नफरत भरे भाषणों का फेसबुक को ब्यौरा देना चाहिए। इस बीच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने फेसबुक के दक्षिण एशिया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास का बयान दर्ज किया है। उन्होंने कल सोशल मीडिया पर धमकी की शिकायत दर्ज कराई थी। चलो आपको दिन की एक और बड़ी खबर बता दें। मध्य प्रदेश में अब बाहरी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। शिवराज सरकार कुछ ऐसी तैयारी कर रही है। प्रदेश के 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दांव चला है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिले, इसके लिए कानूनी कदम उठाएंगे। देश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी, इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। हालांकि ये तय होना बाकी है कि दूसरे राज्यों से आए जो लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं उनके लिए क्या नियम होंगे। उधर शिवराज की इस घोषणा पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल से थी और अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज जी ने कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितनी शासकीय नौकरियां मध्य प्रदेश के अंदर निकालने में वो सफल हुए। सिर्फ ये वादे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिन की एक और बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर दिल्ली वालों के लिए है। कोरोना काल में दिल्ली वालों पर कल से 4 नए टैक्स का बोझ पड़ने वाला है। दिल्ली में एमसीडी कल से प्रोफेशनल टैक्स, बिजली टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स लागू करने जा रही है। एमसीडी को लेकर दिल्ली की आप सरकार और बीजेपी में पहले से ही तलवारें तनी रहती हैं। नए टैक्स को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने आंदोलन की धमकी भी दी है। बीजेपी शासित एमसीडी कल से दिल्ली के ऊपर 4 टैक्स लागू करने जा रही है। ये दिल्ली के साथ धोखा है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो आप इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। और अब अगली खबर गृह मंत्री अमित शाह की सेहत से जुड़ी हुई। गृह मंत्री अमित शाह को हल्के बुखार के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस से रिकवर होने के 2 दिन बाद ही कल रात अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री को हल्का बुखार आ रहा था, जिसके बाद उन्हें एम्स लाया गया। अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक अमित शाह की तबीयत स्थिर बनी हुई है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अमित शाह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 2 दिन पहले ही वो अपने घर वापस आए थे और खुद को 14 दिनों के लिए आइसोलेट किया था। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जानिए। केंद्र सरकार ने गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का ट्रांसफर कर दिया है। सत्यपाल मलिक को अब मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में इस बात की जानकारी दी गई। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बता दें कि 25 अक्टूबर 2019 को ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर कर गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उनकी जगह पर पूर्व IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, जो हाल ही में CAG के प्रमुख बनाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेंगलुरु केस में एक नया ट्विस्ट आया है। उसके बाद बीते दिनों बेंगलुरु में हुई हिंसा के तार पूर्व कांग्रेसी मेयर से जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया की पोस्ट से बीते दिनों बेंगलुरु में भड़की हिंसा की जांच जारी है। इस बीच एक गिरफ्तारी ने जांच का रुख ही मोड़ दिया है। क्राइम ब्रांच ने इस केस में पूर्व मेयर और कांग्रेस नेता संपत राज के PA को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि संपत राज का PA अरुण राज हिंसा के समय SDPI के नेता मुजम्मिल पाशा के संपर्क में था। मुजम्मिल पाशा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसे ही बेंगलुरु में हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब क्राइम ब्रांच इस बात की जाँच कर रही है कि आखिर हिंसा के समय कांग्रेस नेता के PM और मुजम्मिल पाशा से क्या बातचीत हो रही थी। बता दें कि बीते दिनों बेंगलुरु में हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई थी। और अब दिन की एक और बड़ी खबर। मुंबई हमले की जांच में भारत ने पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी है।
26/11 के मुंबई हमले की जांच में पाकिस्तान ने अपनी कोर्ट के सामने 27 भारतीय गवाहों को पेश करने की मांग की थी, लेकिन भारत चाहता है कि बयान डर के माहौल में दर्ज न हो, इसलिए पाक की ये मांग ठुकराई गई है। इसकी जगह भारत ने पाकिस्तान के सामने एक प्रस्ताव रखा है। भारत ने कहा है कि पाक न्यायिक आयोग भारत आकर बयान ले सकता है। दूसरा प्रस्ताव ये है कि अगर पाक न्यायिक आयोग न आना चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी सुनवाई का विकल्प है। भारतीय गवाहों को पाकिस्तान कोर्ट के सामने 90 दिन में पेश होना होगा। भारत की इस पेशकश पर अभी पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं आया है। और अब आगे बढ़ते हुए कोरोना वैक्सीन को लेकर के एक बड़ी खबर आपको बता दें। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर जल्द कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मिशन है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एश्योर किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, और उन्होंने कहा है कि 3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज़ 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 जो हैं फेज़ 1 फेज़ 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है सबने मिलके, और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। फिलहाल भारत में 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। एक वैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR बना रही है, दूसरी जायकोव डी को जायस कैडिला बना रही है, जबकि तीसरी कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड बना रही है। कोरोना वैक्सीन जल्द तैयार हो सकती है, अच्छी खबर है। लेकिन देखिए, इस बीच देश में कोरोना के मामले 27 लाख से ज्यादा हो गए। बीते 24 घंटे में बड़ी बात ये रही कि संक्रमित मरीजों से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि करीब 58,000 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में कुल 876 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 51,797 तक पहुंच गई है। कोरोना से रिकवरी रेट देश में तेजी से बढ़ रही है। अब रिकवरी रेट 73.17% तक पहुँच गई है। वहीं मृत्यु दर 1.91% तक पहुँच गई है। अगली खबर जानिए। बीते रविवार को वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हुई और अब यहां कोरोना संकट ने दस्तक दे दी है। सोमवार को माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में कोरोना के 22 मामले सामने आए हैं। इसमें 3 पुजारी, 4 पुलिस जवान और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कर्मचारी शामिल हैं। इससे पहले रविवार तक यहां संक्रमण के 20 मामलों की पुष्टि हुई थी। मंदिर परिसर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने भवन में ही कोविड केयर फैसिलिटी की शुरुआत की है, जहाँ संक्रमित लोगों को देखभाल के लिए रखा जा रहा है। कोरोना के संकट को देखते हुए वैष्णो देवी में पहले ही श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है। सोमवार को करीब 200 लोगों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, बात उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्हें आइसोलेट किया गया है। बता दें कि अब तक योगी सरकार के कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 2 मंत्रियों कमल रानी वरुण और चेतन चौहान की मौत हो गई थी। इससे पहले योगी सरकार के कुल 8 मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, IPS अधिकारी नवनीत सिकेरा समेत कई अफसर भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के एक सांसद कीचड़ में बैठकर शंख बजाते हैं और दावा करते हैं कि इससे कोरोना भाग जाएगा। कीचड़ में बैठकर शंख बजाते ये शख्स राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया हैं। इनका ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। जौनापुरिया का मानना है कि कोरोना को हराना है तो कुदरत के नजदीक रहना चाहिए। यही वजह है कि वो कीचड़ में बैठकर मट बात करते हैं। जौनापुरिया लंग्स और किडनी ठीक रखने के लिए लगातार 2 मिनट तक शंख बजाते हैं। देखिए, मेरा नेचुरली ये मानना है कि जिस हिसाब से आपके लंग्स और किडनी अगर दोनों चीज क्लियर हैं, दोनों चीज काम करते हैं, और उसमें शंख का बजाना बहुत बड़ी बात है। जौनापुरिया दिल्ली के अपने फार्म हाउस में कच्ची सब्जी खाते हैं, साथ ही जानबूझकर बारिश में भीगते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भाभी जी ब्रांड का पापड़ लॉन्च कर चुके हैं। वहीं बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोरोना खत्म होने वाली बात कह चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर के पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देखिए कैसे। तस्वीरें यूपी के वाराणसी की हैं, जहां ये दावा किया जा रहा है कि कथित एंटी कोरोना प्रोटेक्शन सैनिटाइजर कार्ड को गले में पहन लेने से कोरोना वायरस लोगों से 1 मीटर दूर रहता है। यहाँ कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। प्रामाणिकता तो कहीं भी WHO या किसी भी ऑथेंटिक तरह से तो नहीं दी गई है, लेकिन चूंकि हमारे शहर के DM साहब, हमारे शहर के बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी ये लोग इसको पहन रहे हैं, तो
हम ये मान के चलते हैं कि ये अच्छा है। इसमें चूंकि क्लोरोहेक्सिडिन मिला हुआ है जो कि वायरस को किल करने का एक बहुत ही अच्छा और कारगर सॉल्ट माना जाता है। कार्ड में इस्तेमाल रसायन क्लोरीन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल मूल रूप से बैक्टीरिया मिटाने के लिए किया जाता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड विषाणु पर भी कुछ अंश तक ही काम करेगा, यानी कि कोरोना जो कि एक विषाणु है उस पर इस कार्ड का प्रभावी निर्णायक असर होगा ये कहना मुश्किल है। वैसे ही माइक्रोज में इसके भी जो वेपराइज होने वाले तत्व हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड वो नुकसान नहीं करते, ऐसा मेरा मानना है। अभी शोधों का विषय है ये, भविष्य में शोध होंगे और कितना ये नुकसानदेह है ये भी आ सकता है, हो सकता है इस पे बैन भी लग सके। प्रशासन ने जांच तो नहीं करवाई पर वो इसकी कालाबाजारी न करने की अपील जरूर कर रहे हैं। बैक्टीरिया की दवा से वायरस मिटाने के इस दावे की जांच जरूरी है। हालांकि डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि इस तरह का दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस कार्ड की रक्षा के भरोसे अगर कोई संक्रमित हो गया तो किसकी जवाबदेही बनेगी। तो कोरोना कार्ड का सच आपने देखा और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों को मास्क से आजादी की अपील की जा रही है। It's certainly not about your health. This is only about control. मास्क को बेकार बता रहे ये लोग कौन हैं और कहां के हैं ये तो नहीं पता, लेकिन #मास्क से आजादी नाम से ये वीडियो ट्विटर और सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मास्क नहीं, ये तुम्हारी गुलामी का प्रतीक है। अगर कोई तुम्हें मास्क के लिए बोले पहनने के लिए, उसे मना कर देना, उसे प्रूफ मांगना, सबूत मांगना। ये लोग वीडियो में मास्क को आग में जलाते नजर आते हैं और अंत में मिलकर मास्क से आजादी का संदेश दोहराते हैं। This Independence Day we want freedom from mask, we want freedom from control, we want freedom to breathe. मैं आपको अपडेट दे दूं, ट्विटर ने ये वीडियो हटा दिया है और साथ ही मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना काल संकट काल, ऐसे में बचाव का तरीका यही है कि 2 गज की दूरी बनाएं और मास्क पहनकर रहें। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से है, जहां ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश अपने चरम पर पहुंच गई है। यूपी में पिछले 3 साल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, ब्राह्मणों के कितने हत्यारे पकड़े गए, ब्राह्मणों के कितने हत्यारों को सजा मिली। यूपी के सुल्तानपुर जिले की लंबुआ सीट से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने विधानसभा में नियम 56 के अंतर्गत यूपी के गृह मंत्री से इन सवालों का जवाब मांगा है, जिसके बाद ये मुद्दा गर्मा गया है। लेकिन अब उनके अपने विधायक भी पूछने लगे हैं कि भाई सच्चाई क्या है और क्यों किसी एक वर्ग को, एक समाज को लेकर के उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। क्या एक ही जात के लोग अपराधी होते हैं? ये सवाल अगर प्रदेश में उठ रहा है और अब तो सत्ता पक्ष के विधायक इस सवाल को उठा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के ही विधान पार्षद उमेश द्विवेदी तो एक कदम और आगे निकल गए हैं। उन्होंने ब्राह्मणों का बीमा कराने की भी बात कह दी है। और आगे भी तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर खत्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाए, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए, इस पे तमाम सारा काम चल रहा है। ब्राह्मणों का बीमा कराने की बात आई तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सुरक्षा और सम्मान को ज्यादा जरूरी बता दिया। यूपी बीजेपी सरकार द्वारा गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराने की बात इस वर्ग के प्रति केवल अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए ही लगता है, जबकि ब्राह्मण समाज को बीमा से पहले सरकार से अपने मान सम्मान और पूरी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भीड़ ने एक चोर की पीट कर हत्या कर दी। लोगों ने एक शख्स को घेर रखा है और लगातार उसकी पिटाई कर रहे हैं। खून से लथपथ चारों लोगों से रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन उसे पीटते ही रहे। कुछ देर बाद घायल हालत में इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल सुल्तानपुर के गोसाईगंज में गाँव वालों ने एक चोर को पकड़ लिया था, जिसके बाद उसे पीटना शुरू कर दिया। मॉब लिंचिंग का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है। उसमें 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है, जबकि आरोपी पक्ष का कहना ये है कि उन पे यहाँ पे चोरी करने आया था। पुलिस जो विधिक प्रक्रिया है गुणदोष के आधार पर जांचोपरांत जो कार्रवाई है वो संपन्न कर। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां सट्टेबाजी के चक्कर में सड़क पर जानलेवा रेस लगाई गई। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा हाईवे पर दादरी बाईपास की हैं, जहां 20 से ज्यादा लोगों ने बाइक पर सवार होकर चलते ट्रैफिक के बीच घोड़ों के साथ रेस लगाई। NH 91 पर 5 से 7 किलोमीटर तक ये रेस लगती रही। आसपास गाड़ियों से चल रहे लोग घबराकर रुके और जो नहीं रुके उनकी गाड़ियों को रुकवा दिया गया। दरअसल घोड़ों की इस दौड़ में सट्टा लगा हुआ था। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के 9 बदमाशों का रेस में सट्टा लगा हुआ था, जिन्हें हिरासत में लिया गया है।
आगे बढ़ते हैं और अब खबर मुंबई से, जहां कोरोना के चलते सार्वजनिक जगहों पर गणेश उत्सव नहीं मनाया जा रहा, लेकिन मुंबई में ही मलाड के लोगों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जो महामारी की रोकथाम के साथ लोगों की मदद भी करेगा। आपकी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें मुंबई की हैं। पहली तस्वीर कोरोना संकट से पहले तो दूसरी तस्वीर कोरोना संकट के बीच की है। पहली तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता रहा है, लेकिन अब इन पंडालों में गणेश उत्सव की जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे। पंडालों में कैंप लगाकर ब्लड डोनेशन का फैसला लिया है। मुंबई में मलाड के 40 पंडालों ने। कोरोना का कहर ऐसा कि 86 साल में पहली बार मशहूर लाल बाग के राजा नहीं विराज रहे हैं। फर्स्ट ऑफ के हम लोग गणेश जी की मूर्ति नहीं ला रहे, एक छोटी सी इको फ्रेंडली मूर्ति 2.5 फीट की 1 फीट की लाके घर पे रखेंगे और लास्ट में उसका विसर्जन करेंगे। और एक ब्लड कैंप है या कोई गरीब बच्चों को खाना है, ये सब देंगे। और बाकी कोई पब्लिक को जमा करने का या ऐसा कुछ नहीं। कोरोना की महामारी को देखते हुए हम लोग ने ये डिसीजन लिया। महामारी के बीच गणेश जी की मूर्ति बनाने वाले लोग भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि लोगों को मूर्ति विसर्जन के लिए घर से बाहर न निकलना पड़े। बदलती जिंदगी के बीच गणेशोत्सव मनाने का ये तरीका कोरोना से जंग में एक सार्थक पहल साबित होगा। और अब अगली खबर प्रयागराज से, जहां हनुमान चालीसा का अनोखा रिकॉर्ड बनाया गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। हनुमान चालीसा का पाठ करते इस पुजारी की तस्वीर को देखिए। यहाँ पर ऑनलाइन हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। हनुमान चालीसा हो इस दिशा की गोरी जा, तुलसीदास दार चीरा कीजे ना कर दे महादेव। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये चालीसा हो रही थी उस वक्त दुनिया के 60 देशों से 1 लाख से ज्यादा लोग भी साथ में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। जूम ऐप के जरिए कई ग्रुप को एक साथ जोड़ा गया था। इस आयोजन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है। सिलिकॉन आंध्र नाम की एक संस्था अमेरिका की, उसके साथ मिलकर के एक ऑनलाइन हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया था, जिसमें 1 लाख लोग जुड़े। 60 देशों के लोगों ने इसमें भाग लिया। कैलिफोर्निया की संस्था सिलिकॉन आंध्रा के साथ मिलकर प्रयागराज के संत और स्वामी आनंद गिरी ने सामूहिक तौर पर पाठ का आयोजन किया। और आइए अब आपको दिखाते हैं महेंद्र सिंह धोनी का जाबाजी से भरा एक वीडियो। सेना की वर्दी में धोनी का अनदेखा वीडियो है ये। इसमें धोनी पूरी वर्दी में वायुसेना के विमान में मौजूद हैं। हवा से कई हजार फीट ऊपर हैं धोनी। देश को 2 वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान अगले कुछ सेकंड में पैराशूट के साथ विमान से छलांग लगाते दिखेंगे। ये देखिए, धोनी ने ये लगाई छलांग और उनके पीछे 2 और जवानों ने छलांग लगाई। छलांग लगाते ही धोनी का पैराशूट खुल गया और वो हवा में गोते लगाते जमीन की ओर बढ़े। धोनी की आर्मी ट्रेनिंग का ये वीडियो आगरा का है। धोनी पैरा जंपिंग सीखने के लिए 5 अगस्त 2015 को आगरा 15 दिनों के लिए गए थे। धोनी ने आगरा के एयरफोर्स स्टेशन स्थित पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग ली है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अब बात राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की। देश के सबसे बड़े सम्मान के लिए कई नाम सामने आए हैं। देश के सबसे बड़े खेल सम्मान के लिए इस बार क्रिकेट से रोहित शर्मा, कुश्ती से विनेश फोगाट, टेबल टेनिस से मेनिका बत्रा, 2016 पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले मिरियप्पा थंगावेलु के नाम की सिफारिश की गई है। हर साल 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इस कोरोना के कारण कोई कार्यक्रम नहीं होगा। सूत्रों की माने तो इस बार राष्ट्रपति सभी विजेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सम्मानित करेंगे। और अब बात करते हैं यूपी के प्रयागराज की, जहां 3 गांव में लोग हाथी के आतंक से परेशान हैं। गुस्साए हाथी ने बाइक को उठाकर फेंक दिया और फिर पैर से खदेड़कर दूर तक ले गया। बाइक के बाद हाथी के गुस्से का शिकार बना ये खंबा। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज के सदेरपुर गांव की हैं, जहां इस हाथी ने आतंक मचा दिया। हट के। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कुछ लोग डरकर अपने घरों की छतों पर चढ़ गए हैं। गुस्साए हाथी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इलाके में दुकानें भी बंद हैं। हाथी एक बुजुर्ग की जान ले चुका है, जबकि 3 लोगों को घायल कर चुका है। बताया जा रहा है कि हाथी पिछले 2-3 दिन से इलाके में घूम रहा है। गुस्साए हाथी को काबू में करने की वन विभाग की सारी कोशिशें फिलहाल नाकाम साबित हुई हैं। प्रशासन ने अब मथुरा से विशेषज्ञों की टीम से मदद मांगी है। एक अहम खबर आपको बता दें, एनआईए ने बेंगलुरु से आईसिस से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स साल 2014 में सीरिया में आईसिस के कैंप में गया था। 2014 में सीरिया के कैंप ये गया था। इसे एनआईए ने
अब गिरफ्तार किया है। दिल्ली में गिरफ्तार कश्मीरी दंपत्ति से इसके संबंध का शक है। इसी के साथ पंचनामा में आज इतना ही।